हेलो एंड वेलकम टू द लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ बच्चों, तो अब तक हमने इस चैप्टर में अम्ल व क्षारों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद हमने फिर पीएच स्केल पर ध्यान दिया था, अम्ल क्षार लवणों के उपयोग किए थे प्रीवियस जो अपना लेक्चर हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद पीएच स्केल के बारे में हमने जानकारी ली थी। पीएच और H+ आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है वो हमने देखा था। अब हम और उसके बाद फिर हमने बात की थी पीएच। तो पीएच क्या था? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता था। पीएच की डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन और सूत्र जो था वो इस सूत्र से डेफिनेशन कर सकते हैं या डेफिनेशन से सूत्र याद कर सकते थे। क्या निकला था? पीएच बराबर क्या था? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक किसको? लघुगणक को क्या कहा गया था? पीएच। फिर हमने देखा था पीएच जो होता है उसको दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि H+ आयन जो होते हैं वो कभी मुक्त अवस्था में तो होते नहीं है। ये पानी के अणुओं के साथ में आपस में मतलब उसके साथ क्रिया करके जल योजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक नया प्रकार का आयन बना लेते हैं, जिस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन सक्रिय होने के कारण ये क्रिया कर लेते हैं इससे। इसलिए हम इस सूत्र को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पीएच बराबर -log10 और क्या बने? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस सूत्र को। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए जो जल होता है, जल H2O, पानी जो होता है, पानी के अंदर H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं। दोनों आयन उपस्थित होते हैं। तो एक प्लस है एक माइनस है, अगर ये आपस में कट जाएं तो एक दूसरे को उदासीन कर लेंगे, क्या बचेगा? HHO H2O। ध्यान क्या रखना है? जल के अंदर, पानी के अंदर H+ और OH- आयनों की सांद्रता जो होती है, चाहे H+ की सांद्रता चाहे OH- आयनों की सांद्रता, इसका मान फिक्स होता है। और उस वैल्यू का क्या नाम है? कितना होता है इसका मान? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। इसका भी होता है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। यानी H+ और OH- आयनों की सांद्रता का मान इतना होता है। यदि हम जल का पीएच निकालें तो इस सूत्र में लगाइए। देखिए H+ का मान कितना होता है? इतना। तो इसको इसमें लगाइए। pH इज इक्वल टू -log10 और H+ आयनों की सांद्रता का मान कितना है? 1 × 10⁻⁷। इसको यहाँ रख दो -7। अब ये -7 उठा के आगे लाएंगे तो बनेगा pH इज इक्वल टू -7 आगे आएगा तो माइनस में माइनस कट जाएगा, क्या आएगा? 7 रह जाएगा प्लस का केवल 7। और log10 तो ऐसा की ऐसा है log10 और यहाँ बचा रह गया 10। तो pH निकल के आएगा हमारा pH इज इक्वल टू 7। क्यों निकलेगा? क्योंकि log10 की वैल्यू क्या होती है? log10 की वैल्यू होती है 1। जब इसका मान 1 होता है तो 7 × 1 क्या आएगा? 7। तो इसका मतलब शुद्ध जल जो होता है, जल का pH कितना होता है? 7। और जल का pH 7 तो वह कैसा होता है? उदासीन। जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति। तो इस प्रकार हमने जल के pH की गणना कर ली। अब हमारा चलेगा pH का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। दैनिक जीवन में pH के महत्व की बात करें हम तो दैनिक जीवन में pH का महत्व, अगर हम बात करें दैनिक जीवन में तो आमाशय में अम्लता, या अम्लता के उपचार, आमाशय में अम्लता। तो देखिए हम जानते हैं हमारा आमाशय जो होता है, आमाशय में भोजन के पाचन के लिए प्रतिदिन
क्या स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अम्ल स्रावित होता है। जब अम्ल स्रावित होता है तो आमाशय के अंदर माध्यम कैसा होता है? अम्लीय है, यानी pH मान क्या होता है? कम, क्योंकि आमाशय में भोजन के पाचन के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय से, उसे पचाने के लिए pH मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा तला भुना अति भोजन करने की दशा में क्या होता है? आमाशय के अंदर अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अम्ल स्रावित होता है। तो ऐसी स्थिति को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। और अम्लता के उपचार में काम आने वाली जो औषधियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिअम्ल या प्रत्यम्ल या एंटासिड। ये मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें बता दिया, प्रतिअम्ल या प्रत्यम्ल या एंटासिड या एंटासिड, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे, एंटासिड कहते हैं। अब सामान्यतः एंटासिड के रूप में कौन कौन से पदार्थ हम काम में ले सकते हैं? जनरली हम क्या लेते हैं? इनो को यूज करते हैं। ऐड भी आता है, इनो ऑन एसिडिटी ऑन, काम शुरू करे केवल 6 सेकंड में वो आता है। तो इनो जो होता है वो इनो के अंदर क्या होता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा, और जिसे खाया जाता है थोड़ा थोड़ा, खाने का सोडा या पाक सोडा। अगर इस सूत्र की बात करें तो NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा भी कह देते हैं, और लिख लो बेकिंग सोडा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहला पदार्थ। दूसरा बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशिया। ये दो सामान्यतः काम में आने वाले प्रत्यम्ल हैं जो अम्लता के उपचार में, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है पेट में, कब्ज होती है, उसको दूर करने में सामान्यतः काम आने वाले दो पदार्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनके सूत्र की, इसके सूत्र तो हमने लिख दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देखिए MgOH होल ट्वाइस। तो ये तो आमाशय में अम्लता का कारण अति अम्ल का बनना है। ये पदार्थ जब हम इन पदार्थों को खाते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे आमाशय में देखो थोड़ा बहुत अम्ल भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, वो तो होना ही चाहिए। अदरवाइज भोजन का पाचन यानी भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन असंभव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा पाचन। उतना तो एक जरूरी है, एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में जरूरी है। लेकिन जब उससे अधिक हो जाता है तभी हमें खट्टी डकार आती है, जलन होती है। तो ये हम जो दुर्बल खाद्य पदार्थ, दुर्बल यहाँ पर ये लवण है और यहाँ पर ये क्षार है, इसका उपयोग जब खाने में करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पदार्थ जो पूरे अम्ल को उदासीन नहीं करते। अम्ल जो बनाए, अम्ल से क्षारीय पदार्थ क्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जितना अमाउंट में रहना है उससे ज़्यादा जो हो गया है, उस अतिरिक्त अम्ल को ही ये उदासीन करते हैं, और जिससे हमें आराम मिलता है, राहत मिलती है जलन में, कब्ज में, खट्टी डकारों में। तो पहला पॉइंट हमने बच्चों देख लिया। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने देखा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पहला वाला उदर में अम्लता, ये हमने अच्छी तरह से देखा। दूसरा चलेगा दंत क्षय। दंत मीन्स होता है दांत, क्षय का मतलब धीरे धीरे नष्ट होना। तो जनरली हम जानते हैं हमारे दांतों का जो पीएच होता है 6.5 के लगभग होता है, 6.5 के करीब होता है, लगभग 6.5 के होता है। लेकिन जब खाना खा लेते हैं, जब खाना खा लेते हैं तो भोजन के कण जो होते हैं हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, और भोजन के कण यानी अवशिष्ट भोजन जो होता है दांतों के कण, दांतों के बीच में जो फंसा रह जाता है, उससे हम जानते हैं जीवाणु जो हैं वो हर जगह विद्यमान है।
तो वो हमारे मुंह के अंदर पहुंच जाते हैं, उस अवशिष्ट शर्करा के साथ या भोज्य पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। वो लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्या करेगा? संक्षारित करेगा या नष्ट करने लगेगा, क्षयित करने लगेगा। हम जानते हैं कि दांतों के ऊपर एक परत होती है, बहुत ही कठोर, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर जैविक पदार्थ है वो उसे बोलते हैं इनेमल। दांतों के ऊपर जो परत होती है उसे बोलते हैं इनेमल। अगर मैं दांत बनाऊं, तो दांत के ऊपर सबसे ऊपरी भाग पर जो परत होगी उस परत को बोलते हैं इनेमल। दांतों के दूसरे नंबर की जो परत होती है उसे बोलते हैं दंत धातु। इनेमल को ही दंत वल्क भी बोलते हैं। ये मिलके किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं ये दोनों, इनेमल और दंत धातु। अब डेली अगर हमारे मुंह में अम्ल बन रहा है तो अम्ल क्या करेगा? इस कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे 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 धीरे, एक लंबा टाइम लगेगा लेकिन एक लंबे समय के बाद इस इनेमल की परत को संक्षारित कर देगा, तोड़ देगा। और इनेमल की जस्ट परत के नीचे क्या है? दंत धातु। दंत धातु से कैल्शियम लवण जो होते हैं वो विलय होने लगेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे धीरे ये विलय होकर, और यहाँ पर होती हैं मज्जा, यहाँ तंत्रिकाएं वगैरह होती हैं, और तंत्रिकाओं तक जब अम्ल पहुँचने लगेगा तो सेंसिटिविटी होने लगेगी, एकदम में ठंडा गर्म लगने लगेगा। तो दांतों में जो छेद हुआ, दांतों का खराब जो हो जाना धीरे धीरे करके, इसे तो बोला दंत क्षय। और जो जलन हुई उसे हम सेंसिटिविटी बोल देते हैं हम। तो ये हमने जो दंत क्षय देखा था, क्यों हुआ? क्योंकि अम्ल बढ़ता गया तो मुंह का पीएच जो 6.5 था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। और मुंह का पीएच 5.5 आपकी बुक में दे रखा है, 5.5 से भी अगर नीचे जाने लगता है तो दंत क्षय 5.5 से स्टार्ट हो जाता है और दांत खराब हो जाते हैं आसानी से, और के क्या होता है? पोले हो जाते हैं जिसे बोलते हैं। अम्ल सीधा कहाँ तक पहुँच जाता है? मज्जा तंत्रिकाओं तक, और जिससे दर्द अनुभव होता है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचाव के लिए खाना खाने के बाद स्वच्छ जल से भली भांति यदि कुल्ला किया जाए, और कुल्ला करने के बाद क्षारीय दंत मंजन, कोई भी जो दंत मंजन आते हैं, जो पेस्ट आते हैं, उनका पीएच जो होता है वो 8 या 8.5 के करीब होता है पीएच। खाना खाने के बाद हमारे मुंह में बनता है अम्ल, यदि हम पेस्ट कर लेंगे तो वो जो अम्ल होगा, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाएगा और मुंह का पीएच एक प्रकार से क्षारीय या उदासीन के लगभग हो जाएगा, दांत खराब होने से बच जाएंगे। तो एक तरीका है दांतों को खराब होने से बचाने का। कोई ज़रूरी नहीं है पेस्ट ही करें, आप तो नीम की या बबूल की दातुन भी कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट इलाज है इसका। तो ये तरीका दंत क्षय को रोकने का है। तीसरी बात करें हम कीटों का डंक। चींटी हो गई, ये मधुमक्खी हो गई, विभिन्न प्रकार के कीट मकोड़े जो होते हैं बहुत बार हमें खा जाते हैं। तो इनका जो डंक होता है, उस डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। और अम्ल अपनी बॉडी में जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो दर्द व जलन का अनुभव होता है। कभी मधुमक्खी खा जाती है तो तीव्र जलन होती है, सूजन आ जाती है। यानी जिस विशेष भाग पर, जिस विशेष अंग पर मधुमक्खी ने या चींटी ने या अन्य कीट ने खाया है, उस विशेष भाग पर सूजन आ जाती है, क्योंकि उस विशेष भाग की कोशिकाओं के अंदर अम्ल भर जाते हैं। उसके अंदर का वातावरण अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? क्षारीय लवण, जैसे खाने का सोडा था NaHCO3, अगर कोई मधुमक्खी वगैरह खा जाए तो उस समय या तो सीधी बात है ग्रामीण तरीका अपनाइए, सीधी फूकनी जो होती है या फिर चिमटा होता है या लोहे की कोई चीज़ है उसे घिस के उस जगह लगा लीजिए, ये सबसे फ्री फोकट का इलाज है। या फिर किचन के अंदर हमारी रसोई में क्या होता है? खाने का सोडा,
जिसे खाया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो जो होता है उसे थोड़े से पानी के साथ मिलाकर उस जगह पर अगर मल लेंगे तो हमें कुछ समय बाद ही क्या हो जाएगा, आराम मिलेगा, यानी उस अम्ल का प्रभाव क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मधुमक्खी खाए, मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल। एक पौधा और होता है नेटल, जंगलों में पाया जाता है। वो नेटल पौधे के पास से निकल गए, उसे टच कर दिया, छिम गए हम यदि उससे, यानी स्पर्श हो गए, तो क्या होगा, तुरंत ही उसमें कांटे कांटे नुमा बाल नुमा संरचना होती है, उनमें भी अम्ल होता है। जनरली वो अम्ल होता है फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, और इन कीटों में भी अक्सर क्या होता है, फार्मिक या मेथेनोइक अम्ल, वो अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रकृति भी उदासीनीकरण के विकल्प देती है, प्रकृति भी चाहती है उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो, इसलिए प्रकृति ने उस नेटल पौधे के समीप ही एक दूसरे पौधे का निर्माण किया है, उसको विकसित किया। उस पौधे का नाम है डॉक पौधा, डॉग नहीं है, डॉक का कबूतर, डॉक पौधा। अगर कभी नेटल पौधे की पत्तियां स्पर्श कर जाएं और हमें तीव्र दर्द व जलन का अनुभव हो, तो उसके समीप स्थित डॉक पौधे की पत्तियों को लेकर उस प्रभावित स्थान पर यदि मला जाए, रगड़ा जाए, तो तुरंत ही आराम मिलता है, उसका प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। ये हमने देखा कीटों के डंक के बारे में। उसके अलावा एक बात और, मधुमक्खी में अम्ल, ततैया यदि खाया जाता है, जो पीले रंग का होता है, ततैया खाया जाता है तो उसमें होता है क्षार, तो तब ये लगा दिया आपने तो दी एंड हो जाएगा। कहने का मतलब उस समय ये नहीं लगाएंगे, ततैया खा जाए तो खाने का थोड़े से उल्टा और दर्द बढ़ जाएगा। ततैया खाने की स्थिति में आपको लगाना है मेथेनोइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल, सिरका जो होता है, सिरके को लेके अगर उस जगह लगा दिया तो दर्द ठीक होगा, ना कि खाने के सोडे को। ध्यान रखना इस चीज़ पर। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा। नाम से पता लगा अम्ल की वर्षा। जनरली आप जानते हैं शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, शुद्ध जल का pH 7 होता है, लेकिन हम जानते हैं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, या प्रदूषक पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मीय ईंधनों को जलाया जा रहा है, जिससे सल्फर के ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड लगातार, और बहुत प्रकार के वाहन चल रहे हैं, बहुत सारे के ये उद्योग धंधों से, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। तो जनरली जीवाश्मीय ईंधनों के जलने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, और ये सल्फाइड सल्फर के ऑक्साइड होंगे, ये तो बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। और ये अम्ल जब वर्षा के साथ में मिलकर बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं, तो ऐसी वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में pH जो होता है वो क्या होगा, गारंटेड है। शुद्ध जल का pH 7 है, लेकिन अम्ल उसमें मिल गया तो pH क्या होगा, कम। pH जब कम हो जाता है, अब वो वर्षा नीचे आएगी, अब वो अम्ल नीचे आएंगे। जब अम्ल नीचे आते हैं तो खेतों में गिरेगा वो पानी, जब खेतों में गिरेगा तो खेतों की मिट्टी का pH भी क्या हो जाएगा, कम। और हम जानते हैं पेड़ पौधे जो विकसित होते हैं, उगते हैं, खेतीबाड़ी होती है, वो लगभग मिट्टी का pH 7 होना चाहिए, उसमें होती है। और pH जब कम हो जाएगा तो खेतीबाड़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। पहला इसका दुष्प्रभाव। दूसरी हम बात करें, संगमरमर की इमारतें हैं, ताजमहल हुआ या फिर और बहुत सारी इमारतें होती है, उन पर जब ये अम्लीय वर्षा गिरेगी तो उनको संचारित करने लगेगी, उनके सौंदर्य को प्रभावित करेगी, खत्म करेगी। बहुत प्रकार के वाहन मतलब बहुत से बांध वगैरह हैं, पुल वगैरह हैं, उनको ये धीरे धीरे क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है ये नदी नालों के साथ होता हुआ तालाब में, नदियों में और नदियों में पहुंचता है, और नदियों में पहुंचेगा तो नदियों व तालाबों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनकी उत्तरजीविता प्रभावित होगी, उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी कितने pH में रहते हैं, 7 से लेकर 7.8 pH परास के मध्य ही जिंदा रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं ये वहाँ पहुँचा, हाँ वो उसका जलीय जीवों का हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, इसका बहुत सारे कुप्रभाव दिखाई देते हैं। अम्लीय वर्षा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो नियंत्रित करने का तो हर जो समस्या है उसका एक कॉमन समाधान निकलता है, जनसंख्या नियंत्रण। और जनसंख्या नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से
गारंटेड है, जो कि किस पर प्रभावित करती है, ये अम्लीय वर्षा होने के लिए वो भी जिम्मेदार है। यदि हम प्रदूषकों पर नियंत्रण करें, इस प्रकार के वाहनों का उपयोग करें जिनमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाए, अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले वाहनों का उपयोग किया जाए, जितने चिमनी वगैरह हैं इनमें के फिल्टर लगाए जाए, इस प्रकार से कम कार्बन उत्सर्जन हो, तो यानी सीधा कहने का सार क्या है, वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा को यदि नियंत्रित कर दिया जाए तो अम्लीय वर्षा होने को रोका जा सकता है। अब बच्चों बात करते हैं मृदा का पीएच। तो फसलों का चयन जो किया जाता है मिट्टी के पीएच के अनुसार किया जाता है। यदि हमें अपने खेत की मिट्टी का पीएच ठीक प्रकार से मालूम है कि इसका पीएच क्या है, तो हम फसलों का चुनाव भी उसी अनुसार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खेत की जो मिट्टी होती है उसके चारों कॉर्नर एवं बीच में से थोड़ा गड्ढा करके 1 मीटर गड्ढा करके नीचे से, और वहाँ से क्या है मिट्टी लेके उसे थैली में लेके, और कुछ लेबोरेटरी होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पर चेक कराते हैं मिट्टी की अम्लता। उस अम्लता के आधार पे मतलब वहाँ से पता लग जाता है हमें कि कितना इसके अंदर अम्ल उपस्थित है। अगर जितने अम्ल ज़्यादा होता है उसी आधार पे कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं हमें सलाह देते हैं विभिन्न प्रकार के विलयनों का छिड़काव करने की, और हम कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसी की फसलें होती हैं जिन्हें 7 से थोड़े कम पीएच वाले मिट्टी में भी उग सकती हैं, तो ऐसी ही फसलें उगाएंगे जिस प्रकार की हमारी मृदा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब बच्चों इसके बाद हम कुछ लवणों के बारे में बात करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं दैनिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख यौगिक जो काम में आते हैं हमारे डेली रूटीन में। सबसे पहला आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। अगर इसका हम सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम, तो इसका सामान्य नाम होता है नमक। इसके अणुसूत्र की बात करें या रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र जो है वो होता है NaCl। निर्माण की बात करें, निर्माण विधि, तो ध्यान रखना एक तो प्रयोगशाला लेवल पर प्रयोगशाला में बनाया जाए, और एक औद्योगिक उत्पादन की बात करें। प्रयोगशाला में की बात करें तो हम जानते हैं प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल की परस्पर क्रिया से नमक का निर्माण किया जाता है। नमक प्लस जल, हालांकि लवण प्लस जल बोलते हैं। प्रबल क्षार NaOH, यहाँ लवण लिखते हैं लेकिन मैंने नमक लिख दिया है क्योंकि हम नमक पे चल रहे हैं। NaOH प्लस प्रबल अम्ल हो गया HCl, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब Na क्रिया करेगा Cl से तो बनेगा NaCl, और क्या बचेगा HHO, H2O। तो परखनली के अंदर इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड या नमक बना सकते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में इतनी बड़ी जनसंख्या की नमक की आवश्यकता की पूर्ति प्रयोगशाला में नहीं की जा सकती, या परखनलियों में इतना नमक नहीं बनाया जा सकता। औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो खारे पानी की जो झीलें होती हैं और समुद्री जल होता है, समुद्री जो जल होता है उसका क्या किया जाता है, बाष्पीकरण किया जाता है। उसे छिछले गड्ढों में बिल्कुल खुले में क्या करते हैं, छिछले कुएं टाइप या गड्ढे टाइप ऐसे बना लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, खारा पानी। खारे पानी में उस खारे पानी को उसमें डाल देते हैं गड्ढों में, और सूर्य की जब धूप पड़ेगी तो क्या होगा, बाष्पीकरण क्रिया होगी, जिससे पानी तो भाप बन के उड़ेगा और नीचे क्या रह जाएगा, लवण यानी नमक रह जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होंगी। अब जो नमक होगा जो बनेगा, उस नमक के अंदर जो अशुद्धियाँ थीं, अब वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वो अशुद्धियाँ होती हैं कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ। अब क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड की जो अशुद्धियाँ हैं
इन अशुद्धियों को कैसे दूर करें। तो जो नमक होता है उस नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं, संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन को टंकियों में भर लेते हैं। संतृप्त विलयन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संतृप्त विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को घोला ना जा सके, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा, उसके बाद और विलेय उसमें ना घोला जा सके। फिलहाल के लिए इतना समझिए। संतृप्त विलयन इसमें भर लेते हैं और संतृप्त विलयन भरने के बाद इसमें क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। कौन सी गैस? HCl गैस। अब HCl गैस का नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें पास कराई जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, जो नमक का संतृप्त विलयन था उसमें से अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अलग हट जाती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं, अवक्षेपित हो जाती हैं, एवं जो और नमक हमें प्राप्त हो जाता है। इस नमक को पैक करने के बाद और इसे क्या कर देते हैं, बाजार में वितरण के लिए भेज देते हैं। तो ये नमक प्राप्त करने की विधि है, औद्योगिक तरीका है, औद्योगिक उत्पादन का एक तरीका है। अब हम बात करते हैं इनके गुण की बात करें तो नमक के प्रॉपर्टी यानी गुण की बात करें तो पहला आप जानते हैं कैसे कलर का होता है, ये एक श्वेत रंग का या श्वेत और कैसा ठोस पदार्थ है, ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। चल ठोस पदार्थ है ये कर लो। दूसरा क्या जल में घुलता है? बिल्कुल घुलता है। जल में क्या है, आसानी से क्या होता है, विलय होता है, घुल जाता है, विलय हो जाता है। तीसरा अगर बात करें, हाँ इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक की बात करें तो लगभग 1183 केल्विन, ये थोड़ा 1183 या थोड़ा मैं 1081 सॉरी, इसका जो गलनांक होता है वो 1081 केल्विन होता है बच्चों, 1081 केल्विन, इतना, यानी ये आसानी से गलता नहीं है। उच्च गलनांक वाला एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है श्वेत रंग का। उसके अलावा ये क्या हो जाता है, जल में आसानी से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब आयनों में विभाजित हो जाता है, धनायन व ऋणायन आयनों में अपघटित। देखिए कौन से सोडियम क्लोराइड को जल में बोलते हैं, Na+ और Cl-, या सॉरी हम बात करें आयनित कब होता है, ये आयनित होता है जब इसे गलाते हैं, वो भी गर्म करने पर, जब ये आयनित होता है। तो Na+ और Cl-, तो ये इनके क्या हो गए, इसके गुण हो गए। एक बार दोबारा देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के गुण की बात करें, सफ़ेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में आसानी से घुल जाता है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, 1081 केल्विन। आयनित, ये आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। कौन कौन से आयन होते हैं, Na+, Cl-, सोडियम धनाइड एंड क्लोराइड रिडाइन, इनमें यह आसानी से अपघटित हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं इसके उपयोग। उपयोग सब जानते हैं, खाने में क्या है, भोजन का स्वाद बढ़ाने में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी लगभग सभी करते हैं। दूसरा बात करते हैं खाद्य परिरक्षण में, जो मांस मछली जो होती है, मक्खन जो होता है उसके परिरक्षण में। मक्खन को लेके आते हैं हम, तो मक्खन के अंदर वो खट्टा खट्टा यानी थोड़ा वैसा लगता है, वो नमकीन टाइप का, क्यों, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा मिला होता है। मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें नमक के अंदर रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से कुछ समुदाय विशेष में या धार्मिक लोग होते हैं, कुछ विशेष धर्म के लोग, वो क्या करते हैं, अपनी जो डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, उस पर नमक छिड़कते हैं, जिससे उनके जो कोमल अंग हैं वो क्या हो जाएं, आसानी से अपघटित हो जाएं। इसके लिए भी यूज होता है। उसके अलावा हिमीकरण मिश्रण बनाने में कुल्फ़ी वाले जो होते हैं, जो गर्मियों में कुल्फ़ी बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ जो होता है, बॉक्स जो होता है, बॉक्स के चारों तरफ बर्फ़ होती है और बर्फ़ में डाला होता है नमक।
वो नमक क्या करता है, बर्फ़ को गलने नहीं देता है, तो वहाँ यूज किया जाता है। तो इस प्रकार अचार वगैरह यहाँ पर भी ये परिरक्षण के रूप में ये काम आता है। तो ये नमक के क्या हुए उपयोग। तो सोडियम का एक यौगिक हम पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आज मैं इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।